नमस्कार साथियों। फ्रेंच रेवोल्यूशन की ये नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ा था और हमने उसमें पढ़ा था कि जैकोबिन क्लब का जो हेड है वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर है और समाज में ऐसे लोग जो कम समृद्ध वर्ग से आते हैं वो लोग जैकोबिन क्लब के मेंबर्स होते हैं। तो वो सारे के सारे लोग मिलके यानी जैकोबिन क्लब के मेंबर्स और सोसाइटी के दूसरे लोग मिलके टुलेरियस के महल के ऊपर आक्रमण करते हैं और जो रॉयल फैमिली है उसको होस्टेज बना लेते हैं और उसके बाद में नेशनल असेंबली एक वोटिंग करवाती है और उस वोटिंग में ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अब लुइस 16 को जेल में ही रखा जाए। तो लुइस 16 को जब जेल में रखा गया और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया तो फाइनली उसे फांसी की सज़ा हो गई और उसे गिलोटिन यानी फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद में फ्रांस के अंदर रोबेस्पियर की गवर्नमेंट उसका शासनकाल शुरू होता है। तो जो रोबेस्पियर की गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट के टेन्योर को रिजीन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। रिजीन ऑफ टेरर को हिंदी में कहते हैं साथियों आतंक का युग। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इस आतंक के युग के दौरान या फिर रोबेस्पियर की गवर्नमेंट के दौरान कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई थी, क्यों इस पूरे टाइम पीरियड को रिजीन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि 1793 से लेके 1794 का जो टाइम पीरियड है इस पूरे पीरियड को रिजीन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। यानी आतंक का युग 1793 से लेके 1794 का काल फ्रांस के अंदर रहा था। अब ये क्यों रहा था? तो पहली चीज़ ये थी कि जो रोबेस्पियर है उसने सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो किया था। यानी जो दंड देने की नीति है और सख्त नियंत्रण की नीति है इस नीति को रोबेस्पियर की सरकार ने लागू किया और इस नीति के तहत जो ऐसे लोग जो रोबेस्पियर की पॉलिसीज़ को लेके एग्री नहीं होते थे उन सारे के सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता था, जेल में डाला जाता था और उसके बाद उनके ऊपर जो रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल है, क्रांतिकारी न्यायालय, वो उनके ऊपर मुकदमा चलाता था और फिर उनको सजाएं होती थी। तो वो सारे लोग जो रोबेस्पियर की पॉलिसीज़ से सहमत नहीं हैं उन सब के ऊपर सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें क्लर्जी लोग भी शामिल थे यानी पादरी वर्ग भी शामिल था। इसमें नोबल क्लास के लोग भी शामिल थे यानी कुलीन वर्ग के लोग। इसमें वो लोग भी शामिल थे जो रोबेस्पियर के जैकोबिन क्लब के मेंबर हैं लेकिन वो रोबेस्पियर की पॉलिसी से सहमत नहीं है। तो उन सारे के सारे लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। तो यही वो कारण था जिसकी वजह से 1793 से 1794 के टाइम पीरियड को रिजीन ऑफ टेरर यानी आतंक के युग के नाम से जाना गया। अब हम ये देखने वाले हैं कि रोबेस्पियर की सरकार कौन कौन से काम कर रही है। तो रोबेस्पियर की सरकार ने कई सारे कानून बनाए थे। उसमें एक कानून ये था कि उन्होंने वेजेस और प्राइजेस की जो मैक्सिमम लिमिट है उसको फिक्स कर दिया था कि वेजेस इस लिमिट के बाद नहीं बढ़ाए जा सकते। यानी कि मैक्सिमम कितने बढ़ सकते हैं, वेतन कितना बढ़ाया जा सकता है उसका एक रेंज फिक्स कर दिया। और किसी भी कमोडिटी का प्राइस मैक्सिमम कितना इंक्रीज़ हो सकता है तो उसको फिक्स कर दिया। यानी जो मैक्सिमम लिमिट है वेज को इंक्रीज़ करने की और प्राइस को इंक्रीज़ करने की उसको रोबेस्पियर की सरकार ने फिक्स कर दिया। इसके साथ साथ रोबेस्पियर की गवर्नमेंट ने मीट एंड ब्रेड का जो राशनिंग है उसको शुरू कर दिया। मीट, मांस और जो ब्रेड यानी फ्रांस के लोगों की स्टेपल डाइट। तो अब ये राशन की दुकानों पे मिलने लगी। ठीक है, लोग जाते थे और गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स किया है उस प्राइस के ऊपर उनको मीट और ब्रेड ईजिली मिलने लग गया। इसके साथ साथ रोबेस्पियर की गवर्नमेंट किसानों के लिए भी एक कानून बनाती है। वो कानून क्या था कि पीजेंट्स को फोर्स किया गया, उनके ऊपर दबाव डाला गया कि भाई आप अपने अनाज को शहरों में जाके ही बेचेंगे। यानी आपको अपने ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करना है सिटीज़ तक और उसके बाद में सरकार ने जो प्राइस फिक्स किया है आप उसी प्राइस के ऊपर उस ग्रेन को बेच सकते हैं। सो पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़ एंड सेल इट एट द प्राइसेस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। इसके साथ चर्चिज़, जितने चर्च थे उनको बंद कर दिया गया। चर्चिज़ वर शट डाउन और जो चर्च की खाली बिल्डिंग थी उन बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया गया
बैरक्स और ऑफिसेस के अंदर। तो कई सारी पॉलिसीज़ आ रही हैं जो रोबेस्पियर की सरकार लेके आ रही है। ये पॉलिसीज़ आम लोगों के लिए भी हैं, ये पॉलिसीज़ पीजेंट्स के लिए यानी किसानों के लिए भी हैं, ये पॉलिसीज़ नोबल्स के लिए भी हैं, और ऐसी ही पॉलिसीज़ क्लर्जी यानी पादरी वर्ग के लिए भी हैं। तो रिजीन ऑफ टेरर में एक जो बड़ा बदलाव हुआ वो ये हुआ कि फ्रांस के अंदर पहले महिला और पुरुष को अलग अलग नाम से जाना जाता था। अलग अलग नाम कैसे? कि फ्रांस के अंदर जो मैन एंड वीमेन है, तो मैन को मैडम, मैन को सर कहा जाता था और वीमेन को मैडम के नाम से बुलाया जाता था, या महोदय और महोदया के नाम से बुलाया जाता था। लेकिन रोबेस्पियर की सरकार ने एक नया कानून लेके आया और उस कानून के तहत अब फ्रांस के मैन एंड वीमेन को सिटोइन और सिटोइनी के नाम से जाना गया। सिटोइन एंड सिटोइनी का मतलब होता है सिटीजन, यानी पहली बार जो आम जनता है उसको नागरिक का दर्जा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये इक्वेलिटी को यानी समानता को प्रमोट करने के लिए कदम रोबेस्पियर की सरकार ने उठाया। लेकिन इन सारे कानूनों को अगर देखें तो इन कानूनों में कहीं ना कहीं खामियां हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपनी असहमति को रोबेस्पियर की सरकार के सामने प्रकट नहीं कर सकते थे। तो डिसएग्रीमेंट के लिए कोई भी जगह नहीं थी, और यही कारण था कि रोबेस्पियर लोगों के बीच में, फ्रांस के लोगों के बीच में अनपॉपुलर होता गया। और फाइनली ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अपनी पॉलिसीज़ की वजह से वो अनपॉपुलर हुआ, और फाइनली क्या होता है, ही वाज कन्विक्टेड बाय कोर्ट। कोर्ट ने उसको दोषी ठहराया। जुलाई 1794 में उसको अरेस्ट कर लिया गया और बाद में उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। तो इस तरीके से साथियों, आतंक का जो दौर है, आतंक का जो युग है, रीजन ऑफ टेरर है, उसका खात्मा होता है। उसके बाद फ्रांस के अंदर एक नए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट होती है। अब ये जो नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसे कहा गया रूल ऑफ डायरेक्टरी, यानी फ्रांस के अंदर डायरेक्टरी का शासन। तो डायरेक्टरी क्या थी, कैसे इन लोगों का चुनाव होता था, उस प्रोसेस को थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि रूल ऑफ डायरेक्टरी कब आया फ्रांस के अंदर? तो जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट गिरती है उसके बाद में क्या होता है, फ्रांस में जो मिडिल क्लास के लोग हैं लेकिन जो धनवान हैं, पैसे वाले हैं, वो क्या करते हैं, सारी की सारी पावर को सीज कर लेते हैं, यानी पॉलिटिकल पावर इनके हाथ में आ जाती है। जैसे ही पॉलिटिकल पावर इनके हाथ में आती है तो क्या होता है, सबसे पहला काम कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जाता है, यानी एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया फ्रांस के अंदर, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों को वोटिंग राइट दिया गया जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं, और ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया। तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिनाई कर दिया वोटिंग राइट ऐसे लोगों को जिन लोगों के पास में संपत्ति नहीं है। तो फ्रांस की सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर ऐसे ही लोग थे जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं थी। तो ये बड़ा बदलाव, जो नई नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ रही है उसने संविधान में पहला बदलाव तो ये किया। नेक्स्ट चीज़ क्या हुई कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविज़न था, और वो प्रोविज़न क्या था कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएंगी, 2 जो विधायी परिषद हैं उनका गठन किया जाएगा, यानी ये इलेक्टेड होंगी, लोग जो है वोट डाल के 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को चुनेंगे। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं ये क्या करेंगी, ये 5 लोगों को अपॉइंट करेंगी, और ये 5 लोग जो हैं कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, डायरेक्टरी कहलाएंगे। और इन लोगों का काम क्या है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कानून बनाए हैं उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना। तो बेसिकली डायरेक्टरी क्या था, डायरेक्टरी था 5 लोगों का एक ग्रुप जो एग्जीक्यूटिव की तरह काम करने वाले थे, जिनको फ्रांस की शासन व्यवस्था संभालनी थी। अब 5 लोगों को जो है पावर्स क्यों दी गई, या 5 लोगों को ही अपॉइंट क्यों किया गया, ये सवाल उठता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि डायरेक्टरी के रूल से पहले रोबेस्पियर की सरकार थी, लेकिन सारी की सारी पावर्स रोबेस्पियर के हाथ में थी। जब सारी पावर्स उसके हाथ में थी तो हुआ क्या कि उसने सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी स्टार्ट कर दी, जिससे लोग सहमत नहीं थे, और जो लोग उससे सहमत नहीं होते थे वो फाइनली जेल में जाते, या उनको गिलेटिन पे यानी लटका दिया जाता, फांसी दे दी जाती थी। तो उस डर से अब जो नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रांस के अंदर आया वहाँ पे पावर्स 5 लोगों के हाथ में दी। दूसरी चीज़, कानून बनाने वाली
काउंसिल अलग है, यानी कानून बनाने वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो अलग है, और कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला इंस्टीट्यूशन जो है वो अलग है। तो इस तरीके से पावर का सेपरेशन भी देखा गया। लेकिन इस जो नई शासन व्यवस्था थी, इसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी कि जो डायरेक्टर्स थे, यानी ये जो 5 लोग थे, इनका अक्सर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के साथ या लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ अक्सर टकराव होता था, कानूनों को लेके, पॉलिसीज़ को लेके। और इस टकराव के चलते लेजिस्लेटिव काउंसिल हमेशा इस ताक में रहती थी कि इन लोगों को हटा दिया जाए और दूसरे 5 लोगों को अपॉइंट कर दिया जाए। तो एक इस पूरे प्रोसेस के कारण फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर शुरू हो जाता है, यानी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल शुरू हो जाता है। और इस राजनीतिक अस्थिरता के माहौल का फ़ायदा मिलता है एक डिक्टेटर को, और उस डिक्टेटर का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने इस राजनीतिक अस्थिरता का फ़ायदा उठाया और फ्रांस के अंदर सैनिक तानाशाही को स्थापित किया। तो साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।